नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आपको पहले 15 प्रश्न पेडागोजी के मिलेंगे, उसके बाद आपको पद्यांश और गद्यांश भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बोला गया है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह विद्यालय कभी नहीं जाती है। यह उदाहरण है। देखिए, सुमन नाम की कोई बच्ची है जो बचपन से ही गुजराती भाषा बोल लेती है, लेकिन वह कभी विद्यालय नहीं जाती। तो बताना है किसका एग्जाम्पल है, भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, या फिर भाषा में पिछड़ेपन का। तो मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, भाषा अर्जन का यह एग्जाम्पल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं भैया, भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है, हम अपने परिवेश, वातावरण, परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आप लोगों ने सुना होगा कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होता है भाई? केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की श्रेणी में रखना नहीं, बल्कि क्या होता है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना कि आखिर बच्चों ने किस प्रक्रिया से भाषा को सीखा है और समझा है। ठीक है, ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए, क्योंकि यहां पर कहा गया है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के द्वारा हम यह पता लगाते हैं कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है और उन्हें किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता है। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। चलिए, शाश्वत पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से पठन करना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। शाश्वत पठन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। आकलन, बताइए आकलन के बारे में इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है? मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। तो भाई आकलन शिक्षक केंद्रित नहीं होता। ठीक है, फिर क्या है? केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, या फिर पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो जो आकलन है यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, इसलिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? बताइए मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना, या फिर अनुभव बांटना व बातचीत। तो मौखिक भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होती है अभिव्यक्ति। तो यहां पर हम देखें अनुभव बांटना व बातचीत, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं।
और जिन साथियों ने हमारे पारस फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। यहां पर आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलने वाले हैं। यहां पर कहा गया है स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। बताइए क्या है? भाषा शिक्षण को किसी भी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो भैया ये तो गलत है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, तो भैया भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं होता है। ओके, फिर क्या है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते। बल्कि यहां पर ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता और कौशल और सोच को विकसित करना यह भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी स्वयं की अभिव्यक्ति और कल्पना का पता चलता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती। तो गलत है। तो बच्चों को अलंकारिक भाषा के लिए प्रेरित करती है। गलत। बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। नहीं, बल्कि भाई क्या है? जो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है वह बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्योंकि भाई बच्चों के सामने शिक्षक होता है और जो बच्चे हैं वह शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं। इसलिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा। ओके, चलिए, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। यहां पर क्या बोला गया भाई? सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। बताइए, जो सतत मूल्यांकन है इसका एक निहितार्थ क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना या फिर हर महीने परीक्षाएं लेना। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। सतत का मतलब होता है लगातार या फिर निरंतर। तो बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना इस सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। कहा गया है सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है। सुलेखा नाम की भैया कोई शिक्षिका है जो बच्चों के साथ जब तब बातचीत करती रहती है, मतलब कभी भी बातचीत करती रहती है कक्षा में। तो बताइए वह बच्चों को बाचल बनाना चाहती है क्या? नहीं। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है? नहीं भैया। समय नष्ट कर रही है? नहीं। बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य है वह बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। राइट आंसर यहां पर हमारा भैया ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और जिन साथियों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। बताइए, एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या करता है? कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो देखिए भैया, ना तो जटिलताओं को बढ़ाता है और ना कोई समस्या है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, बल्कि एक से अधिक भाषा का जो प्रयोग है ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, इससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही साथ ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो बच्चे क्या हैं दृष्टि बाधित हैं, उनको भाषा सिखाते समय बताइए क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषा गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं भैया?
कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि भैया बच्चे क्या हैं, दृष्टि बाधित है, ठीक है, आंखों से कैसे हैं, वो विकलांग है। अर्थात आपको बच्चों के सामने अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना है, जिससे वह उस आपकी भाषा को सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सकें, ठीक है। और जो अन्य सुविधाएं हैं उसका भी आपको प्रबंध करना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। जो प्राथमिक स्तर पर लैंग्वेज की पुस्तकें हैं, बताना है उनमें किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएं नहीं भैया, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। तो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऐसी पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं होनी चाहिए जो बच्चों के क्या है, परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और जिनमें भाषा की क्या है, अलग अलग छटाएं भी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। आपको बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करना है, बताना इन 4 में से सबसे उचित तरीका क्या होगा। देखिए संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा को परिभाषित कीजिए या फिर संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए, नहीं बल्कि ऑप्शन ए में आप देखें बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। जब बच्चा अपने मन से अपने स्वयं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करेगा तो उसी से हमें पता चलेगा कि बच्चे की जो भाषिक क्षमता है वो कैसी क्या है, ठीक है। इसमें तो क्या है, रटी रटाई चीजें होंगी, इससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बल्कि जो ऑप्शन ए है ये सबसे बेस्ट तरीका होगा आकलन करने का, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। क्या कहा गया भैया, यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जो द्वितीय भाषा शिक्षण है भाई बताइए। देखिए प्रथम भाषा तो भैया मातृभाषा होती है, उसके बाद यहां पर क्या है, द्वितीय भाषा की बात की गई है कि द्वितीय भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, ये तो भैया सही है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, देखिए जहां पर भी कंठस्थ करने की बात आ जाती है वहां पर हमारा उद्देश्य कदापि नहीं होता है, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ओके चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं और आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक अवश्य कर दो। आपका कोई पैसा नहीं लगता है लेकिन उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने के लिए बताइए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा पर पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण। तो मेरे भाई भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक वातावरण, मतलब बच्चों को ऐसा परिवेश जहां पर बच्चा आसानी से भाषा सीख सके वही कहलाता है समृद्ध भाषिक परिवेश, मतलब बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। चलिए भैया हमने पेडागोजी के 15 प्रश्न पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पद्यांश करेंगे, फिर आएंगे गद्यांश पर। आप सभी लोग कमेंट जरूर करना आपने कितना स्कोर किया है। ओके चलिए देखिए छोटा सा ही गद्यांश है, आप यहां पर देख सकते हैं, बस 8 लाइन का गद्यांश छोटा सा। यहां पर कहा गया है इस कविता को पढ़कर आपको प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 21 तक उत्तर देना है सही विकल्प का चयन करके। ओके चलिए यहां पर क्या है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तकचीर,
मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो भैया हमने कविता पढ़ ली है। अब आइए हम आते हैं प्रश्न उत्तर के ऊपर। चलिए, तो यहां पर भैया पहला प्रश्न क्या है, यहां पर कहा गया है कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वाभिमानी हैं, साहसी और निर्भीक हैं। ठीक है, ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो भैया हमने यहां पर पढ़ा है ना, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तक चीर। मतलब दूर देखती जिनकी पैनी, मतलब जिनकी दृष्टि कैसी है, दूरदर्शी है, मतलब भविष्य की सोचती है। ठीक है, तो वही की यहां पर बात की गई है। तो कैसी है भैया, दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए व्यक्ति की दृष्टि। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यहां पर देखिए, व्यक्ति की दृष्टि दूरदर्शिता से युक्त होनी चाहिए, छोटी सोच कदापि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, यही मैं आप लोगों से बोलता हूं भाई, आप लोग अपनी सोच छोटी मत रखो। हमें वर्ग 3 में सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। ठीक है, कहा है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार गया वह कभी नहीं जीत सकता, ये आप ध्यान रखना। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना क्या नहीं, बल्कि क्या है, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। जिस तरह से आपने सपना देखा है कि हम शिक्षक बनेंगे, तो आपको सपने को साकार करना है, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो सपना आपका साकार होगा। तो यहां पर देखिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। गद्यांश जो पद्यांश भैया, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। तम शब्द का पर्याय क्या है, बताइए भैया। अब इसमें गद्यांश का तो भैया कोई लेना देना नहीं है, तम का पर्यायवाची होगा हमारा अंधकार। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ना। चलिए, देखिए यहां पर कहा गया यामिनी और निशा ये रात्रि के पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 में क्या कहा गया है, और देखिए भैया गद्यांश और पद्यांश में आपको गद्यांश के अनुसार ही आंसर देने होते हैं, अपने मन से आंसर नहीं देने होते हैं। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है, दुनिया के सभी देशों के सामने। भैया देशों की बात ही नहीं हुई, अन्यायी राजाओं के सामने नहीं, दुनिया के व्यक्तियों के सामने नहीं, बल्कि क्या है, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए व्यक्ति को, ये यहां पर कहा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। सीधी रीढ़ का आशय क्या है, वहां पर आप देख सकते हैं जो शब्द आया है ना, जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। तो सीधी रीढ़ का मतलब बताना भैया क्या है यहां पर, सीधी रीढ़ का मतलब। तो सीधी रीढ़ का मतलब भैया जो व्यक्ति स्वाभिमानी है और स्वावलंबी है। राइट आंसर यहां पर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए तो भैया हमने पद्यांश कर लिया है, अब आते हैं भैया हम गद्यांश के ऊपर। ठीक है, गद्यांश में क्या कहा गया भैया, आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर आपको प्रश्न क्रमांक 22 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। ठीक है, गद्यांश बहुत छोटा सा ही है भैया, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, तो जल्दी इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं हम सीधा प्रश्नों के ऊपर। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे
जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। ओके, तो इस तरह से समस्या का हल ढूंढने की क्षमता पर अध्ययन किया गया था भारत में 3 तरह के बच्चों का। ठीक है, फिर क्या है, उनसे गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगढ़ंत का प्रयोग बहुत कम किया, बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे। मतलब जो बच्चे दुकानदार थे उनने क्या है, मनगढ़ंत या मौखिक गणना का प्रयोग ज्यादा किया उन बच्चों की अपेक्षा जो दुकानदार नहीं थे। स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है। ठीक है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं वहीं उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कही गई भैया। अब चलिए हम प्रश्न के ऊपर आते हैं। देखिए हमने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है और समझा है, अब हम फटाफट इनके आंसर भी देंगे। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित या फिर दुकानदारी? तो भैया किससे जुड़ा था? सवालों की बात हुई ना वहां पर कि गणित के इबारती सवाल, मतलब क्या है, गणित से जुड़ा हुआ था। ठीक है, क्योंकि वहां पर इबारती सवालों की बात हुई थी। ओके, चलिए फिर क्या है, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया? तो भाई मेरे जो बच्चे दुकानदार थे उन्होंने क्या है, मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया। ठीक है, सवाल को हल करने में। चलिए कितना आसान रहा ना, देखिए हमने पढ़ लिया वहां पर, तो है ना। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। भैया ये पढ़ाना भी हमने। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती क्यों नहीं करते? हमने पढ़ा है ना वहां पर, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में गलती इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि गलती का असर उनके कार्य पर पड़ता है। ठीक है भैया, जो यहां पर हम उत्तर दे रहे हैं गद्यांश के अनुसार दे रहे हैं, कोई मन से नहीं दे रहे हैं। अभी आप हम सभी ने पढ़ा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब, अच्छा होता रहता है, संतोषजनक रहता है, या फिर अच्छा होता या खराब होता है। तो भाई मेरे जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें जो हमारा प्रदर्शन है भैया अच्छा और खराब होता रहता है, कभी अच्छा कभी खराब। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को, तो बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो भैया यहां पर कहा गया है गद्यांश में कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। वहां पर ही कहा गया था लास्ट वाले पॉइंट में। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। सॉरी, यहां पर हम शायद मुझे लगता है मुझे 28वां प्रश्न यहां पर मैंने छोड़ दिया है, माफ कीजिएगा मेरे को। मन गणित का अर्थ क्या है? कठिन गणित, मनपसंद गणित, मनगढ़ंत गणित या फिर मन ही मन हिसाब लगाना? तो भाई मेरे मन गणित का अर्थ होता है मन ही मन हिसाब लगाने वाली गणित। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 30, 27 इसके बाद 30।
कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 28 और प्रश्न क्रमांक 30 यहाँ पर छूट गया है मेरे द्वारा, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। फिर भी आपको वीडियो भैया मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।